Hello friend, this is Akash and you are watching Logic Corner. Let's start the video. हेलो दोस्तों, देखिए हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लिंक एल विच इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ काइनेमेटिक चेन इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ पेयर एज। ओके दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन उससे पहले जैसा हम लोगों का स्टाइल हुआ करता है पढ़ने का, सबसे पहले हम जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड वो देख लेते हैं। आपको पता है काइनेमेटिक चेन यहाँ पर दिया हुआ है, तो काइनेमेटिक चेन ऐसी चेन होती है जो नंबर ऑफ किससे बनी होती है, लिंक से बनी होती है। ये होती है आपकी काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों इन लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। यदि रिलेटिव मोशन होता है तभी हमें जो डिज़ायर मोशन हम चाहते हैं किसी मैकेनिज्म के थ्रू तभी हमें मिल पाएगा। ओके दोस्तों, यदि किसी चेन के किसी भी एक लिंक को हम फिक्स कर दे तो वो कहलाता है मैकेनिज्म, वो कहलाता है दोस्तों मैकेनिज्म। आई होप ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई है आपको क्लियर हुई होगी। अब दोस्तों देखिए, इस जो क्वेश्चन दिया है उसे हम सॉल्व करते हैं। आपने 4 बार चेन मैकेनिज्म देखा होगा, कुछ इस तरह से वो होता है। यहाँ पर आपके लोअर पेयर होते हैं। ओके दोस्तों, लोअर पेयर और हायर पेयर में आपको पता होगा, लोअर पेयर में सरफेस कांटेक्ट होता है, हायर पेयर में आपका पॉइंट कांटेक्ट होता है। ओके दोस्तों, अब देखिए यदि हम इस एग्जांपल को लेते हुए इस क्वेश्चन को करें तो हम ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट कर पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ लिंक कितनी है इस क्वेश्चन में 4। ओके दोस्तों, और हायर पेयर पी है, यहाँ पर हायर पेयर, तो हायर पेयर 1 2 3 4 हायर पेयर है। हायर पेयर मतलब पी आपके कितने दोस्तों 4। अब हम ऑप्शन एलिमिनेट करके देखते थे दोस्तों। पहला ऑप्शन में एल इक्वल टू 2p-3 दिया, यदि पी की वैल्यू मैं 4 रखूँ तो ये 5 हो रहा है, ये और 4 नॉट इक्वल टू 5 होता है। दूसरे ऑप्शन में देखिए दोस्तों, एल पी की जगह 4 रखता हूँ तो ये होता है 8-2, मतलब कि कितना 8-2 6, और एल की वैल्यू कितनी है 4, ये भी नहीं होगा। यदि थर्ड ऑप्शन में रखें 2p-4, तो देखिए दोस्तों यहाँ p की जगह 4 रखते हैं तो 8-4 4 आता है, और लिंक भी आपकी कितनी है 4। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। आई होप ये सारी चीज़ें जो डिस्कस की है मैंने ये आपको क्लियर हुई होगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इस चैप्टर से आपको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला। तो क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला, 3n-1 -2p-p। ओके दोस्तों, ये आपका होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला। एन क्या है यहाँ नंबर ऑफ लिंक, पी क्या होता है आपका लोअर पेयर, और इसको P1 कर दीजिए, इसको P2 कर दीजिए, तो ये आपका हायर पेयर हो जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें जो डिस्कस की है इस क्वेश्चन में मैंने वो आपको क्लियर हुई होगी, क्योंकि इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी एसएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बहुत रहेगा आपके लिए, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। द ग्राफ ऑफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम इज ड्रॉन बिटवीन। देखिए टर्निंग मोमेंट डायग्राम का जो ग्राफ होता है वो किस किस के बीच में ड्रॉन किया जाता है। तो आपको पता होगा जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम होता है वो कैसा होता है। पहली बात बता दो आपको, टर्निंग मोमेंट डायग्राम कुछ ये होता है, ये टॉर्क होता है और ये थीटा होता है। थीटा क्या होता है, क्रैंक रेडियस, और ये क्या होता है, टॉर्क होता है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम कैसा, कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों, आपको पता होगा। ओके दोस्तों, इस तरीके से क्या होता है, आपका टर्निंग मोमेंट डायग्राम होते हैं, और ये आपकी मीन टॉर्क लाइन होती है ना। तो इस टॉर्क को आपको और क्या बोलते हैं, इसको क्रैंक एफर्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये क्या होता है, थीटा आपका क्रैंक एंगल। तो इस क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा, तो जो आपका आंसर हो जाएगा क्रैंक एफर्ट एंड क्या हो जाएगा आपका क्रैंक एंगल, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये तो चीज़ हुई इसके बारे में। इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। यदि ये आपका ग्राफ कुछ यूँ है, ओके दोस्तों, और ये आपकी मीन लाइन है, टॉर्क मीन लाइन है, तो टॉर्क मीन लाइन के अबाउ और बिलो का जो एरिया होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब यदि ये एरिया और ये एरिया का सम किया जाए, ये क्योंकि ये मीन टॉर्क लाइन है तो इनका जो एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा, दोनों का इक्वल आएगा। मतलब एबाव वाला एरिया डिवाइड इक्वल टू बिलो एरिया, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। आई होप ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये क्लियर हुआ होगा। और मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो है दोस्तों ICS ओमेगा एवरेज का स्क्वायर होता है। ये मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना फ्लाई व्हील। ओके दोस्तों, और CS क्या होता है, ये स्पीड का जो
फ्लक्चुएशन कांस्टेंट होता है, वो होता है स्पीड फ्लक्चुएशन कॉफिशिएंट बोला जाता है एक्चुअली इसको। ओके दोस्तों, तो आई होप जो सारी चीज़ें मैंने क्लियर की आपको क्लियर हुआ होगा। और सी एस का यदि फॉर्मूला देखा जाए तो ओमेगा मैक्सिमम माइनस ओमेगा मीन डिवाइड बाय ओमेगा एवरेज होता है इसका एक्चुअल फार्मूला। ओके दोस्तों, तो आई होप जितनी सारी जो चीज़ें मैंने डिस्कस की है वो क्लियर हुई होगी आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। द मास ऑफ फ्लाई व्हील ऑफ अ स्टीम इंजन इज 3250 kg विद द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ 1 मीटर। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द इंजन इज 4500 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाई व्हील। ओके दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसमें मैक्सिमम लोगों से फिर भी ये नहीं बनता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको पता होगा दोस्तों, देखिए टॉर्क जो होता है आई अल्फ़ा के द्वारा दिया जाता है, आई अल्फ़ा। ओके दोस्तों, और ये नेट टॉर्क होता है, क्योंकि यदि टॉर्क की वैल्यू बढ़ा दी जाए, मतलब डिफरेंट टॉर्क लगा दीजिए इसी फ्लाई व्हील पे, यदि मान लीजिए 2-3 टॉर्क लगते तो भी आप ये फार्मूला लगाते, क्योंकि ये नेट के लिए होता है। यहाँ सिंगल टॉर्क दिया है तो टाउ नेट की जगह सिर्फ सिंगल टॉर्क आ जाएगा और आई अल्फ़ा आपका फार्मूला आ जाएगा। ओके दोस्तों, अल्फ़ा है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, आई क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा, और आई आपको क्या किसके थ्रू दिया जाता है, एम के स्क्वायर। के क्या था, आप रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आई आपकी यहाँ से वैल्यू जो हो जाएगी, एम क्या दिया है 3250, और के की वैल्यू तो 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इनटू अल्फ़ा। और टॉर्क कितना है दोस्तों, 4500। ये दोस्तों, अब दोस्तों देखिए ये 4500 और ये 3200, यदि इसको डिवाइड में लाएंगे तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। अब दोस्तों देखिए इसको कैसे हम स्पीडली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 4500 डिवाइड बाय आपको करना है 3250। ओके दोस्तों, यदि 32 दूनी करोगे तो 64 जाएगा, मतलब 2 पॉइंट वाले तो आंसर होंगे नहीं, 1 पॉइंट वाले होंगे जितने भी आंसर होंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए 1.38 लिखा है, ये सिंगल आंसर ही 1 के फॉर्म में दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 32 दूनी तो 64 होता है। ओके दोस्तों, तो ये आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी कैसे फास्ट इसको करना है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा फ्लाई व्हील से रिलेटेड। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, अ पुल इज ड्रिवन बाय अ फ्लेट belt and the maximum tension produced in the belt is of 1400 newton. The belt has the density of 1000 kg per cube, 100 mm wide and 5 mm thick. What is the speed of the belt for maximum power? ओके दोस्तों, तो बेल्ट के केस में देखो मैक्सिमम जो पावर होता है दोस्तों, उसका जो डेरिवेशन करके जो आता है वो टॉर्क टेंशन वो होता है 3 टाइम्स ऑफ, जो मैक्सिमम टेंशन होता है वो 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के इक्वल होता है। ओके दोस्तों, और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आपको पता होगा कि एम वी स्क्वायर के थ्रू दिया जाता है। तो टाउ मैक्स का जो जो टेंशन का जो मैक्सिमम टेंशन का फार्मूला होगा 3 mv² हो गया। ओके दोस्तों, अब इस फार्मूले के थ्रू हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है किसकी, स्पीड की। अब देखिए दोस्तों, अब क्या होता है, टाउ मैक्स कितना है हमारा 1400। ओके दोस्तों, और ये हमारा 3, और ये है हमारा मास, और एम वी स्क्वायर चाहिए, मास की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट करते हैं। तो मास क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके दोस्तों, और डेंसिटी वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। ओके दोस्तों, ये जो मास होता है इस फॉर्मूले में ये पर यूनिट लेंथ वाला मास होता है दोस्तों। तो इस लेंथ को मैं यदि इधर ला लूँ तो ये पर यूनिट मास लेंथ हो जाएगा। तो हमारा फाइनली फार्मूला डेंसिटी इंटू एरिया बचा। ओके दोस्तों, अब एरिया विड्थ इंटू थिकनेस लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आपका जो मास की वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या आ जाएगी, डेंसिटी आपकी 1000 है, और विड्थ आपकी 5 है, और 100 आपकी थिकनेस है, जो आपकी विड्थ 100 है और थिकनेस आपकी क्या है 5। ओके दोस्तों, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब कुछ मत करिए, जो दोस्तों हमारा जो फार्मूला था टॉर्क इक्वल टू mv², ये इसमें आपको वैल्यू पुट करना है। ओके दोस्तों, ये मैक्सिमम था, तो यहाँ से आपकी जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, ओके दोस्तों, तो वो क्या आएगी, यहाँ से आएगी 30.55। आप इसको सॉल्व करिएगा, ये डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, बट यूनिट का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। सब एसआई यूनिट में रखिए, 1400 एसआई यूनिट में है, तो आपको 100 और 5 mm, ये जो mm है इसको पहले मीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, देन आपका आंसर आ जाएगा 30.55। ओके दोस्तों, आई होप ये जो जितनी चीज़ें बताई है वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगा। इसका रूट लेना ना भूलें, नहीं तो आप इसमें भी गलती कर दोगे। ओके दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, इसे कैसे टैकल करना है कैसे नहीं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन इज द इन्वर्जन ऑफ। रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन देखिए क्या होता है, किस टाइप से होते हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो ये रोटरी कंबशन इंजन इस टाइप के होते हैं दोस्तों,
यहाँ पे एक फिक्स लिंक होती है, यहाँ से आपका ये आप पिस्टन कनेक्ट होता है, यहाँ भी एक पिस्टन आपका कनेक्ट होता है और एक लिंक इससे पास होती है, एक लिंक ये इस पास से होती है। ओके दोस्तों, वन लिंक और ये फिक्स वाली लिंक को टू, इसलिए सेकंड इन्वर्जन होता है सिंगल स्लाइडर का। थर्ड एंड जो आपका पिस्टन हो जाता है 4 हो जाता है। इस टाइप से होता है रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन। यहाँ पिस्टन पे जब पावर प्रोड्यूस होती है तो ये एक तो रोटेट भी करता है ना दोस्तों, और पावर तो प्रोड्यूस हो रही है। ओके दोस्तों, तो ये एक्चुअल सिंगल स्लाइडर का क्या होता है, इन्वर्जन होता है। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का जो इन्वर्जन होता है वो रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन किसका इन्वर्जन है, तो वो होता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कर दी, देखिए सिंगल स्लाइडर से और रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। ऑसिलेटिंग सिलेंडर होता है वो भी सिंगल स्लाइडर का इन्वर्जन होता है। दूसरा आपका जो रेसिप्रोकेटिंग जितने भी इंजन है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर ये इंजन वो भी, और आपका विथ वर्क इक्विलेटर मैकेनिज्म सिंगल, और आपका स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म, ये क्या है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की श्रेणी में आते हैं। ओके दोस्तों, आई होप ये जो जितनी चीज़ें मैंने बताई आपको क्लियर हुई। यदि डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की बात करी जाए तो जो ओल्ड हैम कपलिंग होती है आपका, और इलेक्ट्रिकल ट्रेमल होता है वो भी इसका डबल स्लाइडर का एग्जांपल है। तो आई होप जितने, देखिए एक ही क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, उनका कंसेप्ट देख लेते हैं, ताकि आपको कम क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन को सीखने को मिल जाए। यही हमारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। ओके दोस्तों, तो आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी इज, देखिए दोस्तों यूनिफॉर्म वियर थ्योरी दिया है ना, द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो वियर थ्योरी में क्या होता है, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में P/R का रेशियो क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। ओके दोस्तों, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, तो प्रेशर को यदि इक्वल C/R ला दो, मतलब R को मैंने नीचे ला दिया, तो प्रेशर जो रेडियस के साथ क्या वेरी कर रहा है, इन्वर्सली वेरी कर रहा है। कैसा दोस्तों, इन्वर्सली वेरी कर रहा है। तो आई होप इसका क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाएगा। ओके दोस्तों, अच्छा दोस्तों, यदि इसका ग्राफ बनाने क्या है तो ये कैसा है, ये P/R इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब Y/X इक्वल टू कॉन्स्टेंट की फॉलो कर रहा है। यदि Y/X इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो ये आपको पता होगा, ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। ओके दोस्तों, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन को फॉलो करेगा। आई होप ये जितनी चीज़ें बताई, क्योंकि ये इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किसको फॉलो करेगा, कैसा डायग्राम बनेगा, तो ये हाइपरबोला का बनाएगा। ओके दोस्तों, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में आपने देख लिया कैसे होता है। आइए अब दोस्तों चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन द फ्रिक्शन लाइनिंग इज न्यू द वियर वेरीज। अब देखो, जब फ्रिक्शन लाइनिंग आपकी न्यू होगी दोस्तों, तो क्या होता है कि जो वियर होता है एक्चुअल वो प्रोपोर्शनल टू होता है PR। ओके दोस्तों, लेकिन जब फ्रिक्शन लाइनिंग न्यू होती है तो आपका जो प्रेशर होता है वो यूनिफॉर्म लगता है हर जगह पे। मतलब आपके क्लच की बात करें तो क्लच में जो प्रेशर होता है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब यूनिफॉर्मली लगता है। तो यदि ये कांस्टेंट हो गया प्रेशर, तो वियर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रेडियस। तो इसने वही पूछा है क्वेश्चन ने कि व्हेन द फ्रिक्शन लाइनिंग इज न्यू द वियर वेरीज, तो वियर वेरीज होगा डायरेक्टली एज रेडियस के। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको क्लियर होगी, और ये कैसे फॉर्मूले आते हैं इनके और भी बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट है, मैं आगे वीडियो में जब भी बताऊँगा तो उनके बारे में और चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, आइए अब अगला क्वेश्चन हमारा करते हैं, व्हाट इज़ द रेडियल डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ नोन एज। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये तो आपको बहुत सारे लोगों को पता भी होगा इसका आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम पिच सर्कल। पिच सर्कल क्या होता है, एक इमेजिनरी सर्कल होता है। ओके दोस्तों, पिच सर्कल क्या होता है, ये जैसे आपके टूथ बना दिए मैंने। ओके दोस्तों, तो ये पिच सर्कल ये एक इमेजिनरी सर्कल होता है, और यहाँ से जो सर्कल जाता है वो एडेंडम सर्कल कहलाता है, और डिडेंडम क्या होता है, बॉटम से जो जाता है। तो पिच सर्कल के टॉप में की बात किया है उसने, यहाँ देखिएगा उसने लिखा है पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ नोन एज, टॉप ऑफ द टूथ को क्या बोलते हैं हम, एडेंडम सर्कल बोलते हैं। ओके दोस्तों, और ये डिस्टेंस जो ये डिस्टेंस कहलाती है यहाँ से यहाँ तक की, ये होती है आपकी एडेंडम डिस्टेंस। ओके दोस्तों, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी कि एडेंडम क्या होता है, डिडेंडम सर्कल क्या होता है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं आंसर, तो इसका एडेंडम हो जाएगा। और पिच सर्कल तो आप मैंने बता दिया एक इमेजिनरी सर्कल होता है। ओके दोस्तों, और इस सर्कल के
पे क्या होता है, जो आपका मोशन होता है वो प्योर रोटेशन होता है। ओनली दोस्तों प्योर रोटेशन होता है ना, नो स्लिपिंग होती है। बाकी पॉइंट पे स्लिपिंग होती है, लेकिन इस पॉइंट पे कोई स्लिपिंग नहीं होता, प्योर रोटेशन होता है। मॉड्यूल क्या होता है, तो मॉड्यूल होता है डायाबाइटिक के जो रेशियो को बोला जाता है दोस्तों मॉड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आप जब भी गियर के क्वेश्चन करोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी यदि ये गियर है ना, तो जब भी दो मेटिंग गियर होंगे तो दोस्तों इनका मॉड्यूल हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके दोस्तों, मतलब मॉड्यूल सेम, इस गियर का मॉड्यूल यदि 10 है तो इस गियर का भी मॉड्यूल 10 होगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो मैंने क्लियर बताई आपको बताई है क्लियर हुई होगी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉन्टैक्ट रेशो। ओके दोस्तों, आप सबसे पहले बात है कि इसका यदि आप किसी को फॉर्मूला नहीं पता तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। तो आपको फॉर्मूले तो आपके खून में रटे होने चाहिए। ओके दोस्तों, तो जो आपका कॉन्टैक्ट रेशो होता है उसका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, देखिए, आर्क लेंथ डिवाइड बाय, है ना, ये होता है आपका सर्कुलर पिच के बराबर। ओके दोस्तों, आर्क लेंथ डिवाइड बाय सर्कुलर पिच। अब सर्कुलर पिच क्या होता है, ये होता है पाई डी बाय टी, या इसको लिख सकते हैं पाई डी बाय टी को आपके लिख सकते हैं मॉड्यूल। तो पाई इंटू मॉड्यूल क्या हो जाएगा आपका सर्कुलर पिच हो जाएगा। तो देखिए जो आपका कॉन्टैक्ट रेशो हो गया वो लेंथ ऑफ आर्क हो गया, या आर्क लेंथ बोल सकते हैं, डिवाइड बाय आपका पाई इंटू मॉड्यूल हो गया। अब इसने क्या बोला है इस क्वेश्चन में, तो एक बार मैं इसको फिर से लिख दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये होता है सी आर इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय पाई इंटू एम। ओके दोस्तों, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट द कॉन्टैक्ट रेशो वेरियस डायरेक्टली, तो लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट ये क्लियर सही ऑप्शन है। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूल, देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एम नीचे है, ये भी सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सर्कुलर पिच, और इस पूरे को सर्कुलर पिच भी बोलते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इससे आप देखेंगे कि क्या है, फॉर्मूले से ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो आई होप ये चीज़ें बताई जो मैंने आपको क्लियर हुई होगी। और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है कि जो सर्कुलर पिच होता है और जो डायमेट्रिकल पिच होता है ना, सर्कुलर पिच और डायमेट्रिकल पिच जो होता है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो पाई के इक्वल आता है। तो आई होप ये चीज़ें मैं इनमें जो बताई आपको क्लियर होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ पेंडुलम गवर्नर। अब दोस्तों पेंडुलम गवर्नर क्या होते हैं पहले वो देखते हैं। तो पेंडुलम गवर्नर देखिए, जो आपका वाट गवर्नर होता है दोस्तों वो क्या होता है, एक पेंडुलम टाइप गवर्नर होता है, इस टाइप का इसका मैकेनिज्म होता है। ओके दोस्तों, तो वाट गवर्नर जो होता है वो एक पेंडुलम टाइप का गवर्नर होता है। अब इससे रिलेटेड एक बात और बताता हूँ, जो इसकी हाइट का फॉर्मूला होता है वो 895 डिवाइड बाई एन का स्क्वायर होता है, ये होता है। ये फॉर्मूला आप इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा, क्योंकि इससे पूछ लेता है यदि एन स्क्वायर की वैल्यू कुछ दे दिए, और एन हमेशा आपको आरपीएम में पुट करना, तभी आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन इसी के थ्रू आया है। ओके दोस्तों, और एच आपका काय में आएगा, मीटर में आएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी कि इससे कैसे आंसर आता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें तो मिल गया, लेकिन जो अदर गवर्नर है उससे भी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो हार्टनेल गवर्नर होता है ये स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर की श्रेणी में आता है। ओके दोस्तों, प्रोवेल और पोर्टर गवर्नर जो होते हैं दोस्तों ये होते हैं डेड वेट गवर्नर, मतलब यहाँ पर इनकी क्या होता है, एक वेट लगा होता है जो पूरा मैकेनिज्म की हाइट कितनी बढ़ रही है स्पीड के साथ, एन के साथ स्पीड हाइट में क्या वेरिएशंस आता है उसको कंट्रोल करता है। ओके दोस्तों, और गवर्नर क्या है, गवर्नर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी जो स्पीड का जो फ्लक्चुएशन होता है ना, उसको कंट्रोल करता है। क्योंकि जब लोड में फ्लक्चुएशन आएगा तो स्पीड में फ्लक्चुएशंस आएंगे, और इस लोड में फ्लक्चुएशन के कारण हमें पावर कुछ ज़्यादा जनरेट करनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, या लोड का जो वेरिएशन के हिसाब से हमें पावर भी डिफरेंट टाइप की जनरेट करनी पड़ेगी। तो गवर्नर क्या करता है, उसी अकॉर्डिंग फ्यूल की सप्लाई करता है ना दोस्तों। तो आई होप जितने सारे मैंने क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए वो क्लियर हुए होंगे विद कंसेप्ट के साथ, और नेक्स्ट टाइम मैं इससे अच्छे क्वेश्चन और लाऊंगा ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो। और इससे रिलेटेड बहुत सारे एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने अपनी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, तो जिन्हें भी वहाँ से देखना है तो वो इसका एडवांटेज ले सकते हैं, ताकि आप मैक्सिमम नंबर गेन कर पाए एसएससी जेईई में। ओके दोस्तों, तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।